बेटा आप डिस्कस कर रहे हैं असाइनमेंट नंबर 6A पेज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਸਫੀਅਰ ਆਫ ਰੇਡੀਅਸ r0 carries a volume charge density rho and a spherical cavity of radius r0 by 2 is then scooped out and left empty. C1 is the center of the sphere and C2 is the center of the cavity. What is the direction and magnitude of electric field at point B? So beta ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ कि अगर एक स्फीयर है जिसका सेंटर है C1 और जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है है रो, तो अगर थोड़े सामने बेटा ये स्फीयर है जिसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है और अगर ਤੁਹਾਨੂੰ बोलिया जाता कि एट पॉइंट बी इलैक्ट्रिक फील्ड ਦਾ मैग्नीट्यूड ਤੇ डायरेक्शन दसो, तो ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ट्रीट करना सी कि एक सिंगल स्फीयर है और जिस पॉइंट ਤੇ ਤੁਸੀਂ इंटेंसिटी ਦਾ मैग्नीट्यूड ਤੇ डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है वो पॉइंट जो है ਉਹਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ। तो ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ बेटा कि ਆ ਜਿਹੜਾ स्फीयर है ਇਹਦੇ अंदर टोटल चार्ज हो गया से Q और इस Q की वैल्यू तुसी वैसे तो dQ is equal to रो इंटू dV 4 पाई r स्क्वायर dr इंटीग्रेट करना, पर डायरेक्टली भी याद रखो कि अगर बेटा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है तो टोटल चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसका मतलब इस स्फीयर का टोटल चार्ज आ जाएगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस कितना देता r0, तो आ वैल्यू r0 है। तो अगर थानू सिंगल स्फीयर गिवन हुंदा और तुसी बी पॉइंट ते सरफेस ते इंटेंसिटी दा मैग्नीट्यूड ते डायरेक्शन दसनी हुंदी तां तुसी इस स्फीयर दे अंदर टोटल चार्ज निकाल के, ठीक है, उस तो बाद केड़ा फार्मूला लगाना है सरफेस के ऊपर ते एक्सटीरियर पॉइंट के लिए आंसर आ जाना सी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ओवर रेडियस का स्क्वायर। तो ई एक्सटर्नल की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम चार्ज को आप डेंसिटी की टर्म लिख सकते हैं, तो 4 पाई r, तो ਤੁਹਾਡੇ को बन गया r0/3 एप्सिलॉन नॉट। और ਇਹਦੀ डायरेक्शन किधर ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਪੁੱਤ, ਆ डेंसिटी पॉजिटिव होने करके ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होना, दिस वन आ वाला। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੋਲਰ ਸਫੀਅਰ ਇਜ਼ ਸਕੂਪਡ ਆਊਟ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਿਮੂਵਡ ਹੈ। तो ਜਿਹੜਾ ਸਫੀਅਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ बेटा, तो आ ਜਿਹੜਾ पोर्शन रिमूव किया दिस वन, ਇਹਦਾ सेंटर C2 है और ਇਹਦਾ रेडियस r0/2 है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੂਵਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਬੋਡੀ ਅਸਿਊਮ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਚਾਰਜ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਉਨੀ ਰਹੇਗੀ ਬਟ ਨੇਚਰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਾਈਨਸ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਸ मतलब ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਸਫੀਅਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਰਿਮੂਵ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ, कंप्लीट स्फीयर प्लस रिमूव्ड स्फीयर, दो अलग स्फीयर
और जिहड़ा रिमूव्ड स्फीयर है ਉਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਨੇਚਰ गिवन नालों ऑपोजिट लेनी है, गिवन डेंसिटी पॉजिटिव है तो नेगेटिव ले लेनी है। तो हुण इहदा इस रेड कलर दे स्फीयर दा चार्ज स्मॉल q कितना निकालोगे बेटा 4/3 पाई r0/2q, क्योंकि इहदा रेडियस r0/2 है ते नाल इनटू डेंसिटी है। तो डेंसिटी दी नेचर ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड तो उन्ना ही। हुण इस रेड कलर के स्फीयर दे लई बी पॉइंट जिहड़ा वा एक्सटीरियर पॉइंट है और आ डिस्टेंस कितना कुछ नजर आ रहा है ਤੁਹਾਨੂੰ, दिस डिस्टेंस इज, तो आ डिस्टेंस है r0 और आ डिस्टेंस है r0/2, तो ये बन गया 3r0/2। तो हुण एक्सटीरियर वाला फार्मूला लगेगा, तो E एक्सटीरियर इज इक्वल टू q/4πε0r²। पर r कितना लेना पुत्र, दिस वन r डिस्टेंस, और आ q की वैल्यू पुट कर लेनी। और इस एक्सटीरियर की डायरेक्शन की होनी है, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसका मतलब आ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आना। तो हुन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा पुत्र, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा जो आ वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस, क्यों, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शंस ऑपोजिट है, तो दोनों दे मैग्नीट्यूड्स का डिफरेंस आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और डायरेक्शन केड़ी आएगी पुੱਤ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ कि ਜਿਹੜਾ E एक्सटर्नल ਤੇ E डैश एक्सटर्नल ਚੋਂ किस ਦਾ मैग्नीट्यूड ज़्यादा वा, जिस ਦਾ मैग्नीट्यूड ज़्यादा वा उस दी डायरेक्शन ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ਦੀ डायरेक्शन होएगी। तो इस तरीके नाल ਤੁਸੀਂ ये सॉल्व करना बेटा। तो ये पॉइंट लगा समझ, अर्शिया गुलाटी, Yes. अंकुर, गुरलीन, Yes. लक्ष्य, मानसी, चिराग, समरीत, नारायण, अर्शिया गर्ग। तो मतलब इस प्रॉब्लम ਨੂੰ बेटा ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ टैकल करना कि एक्चुअली ਤਾਂ ਇਹ सिंगल स्फीयर है विद कैविटी, तो ਆਪਾਂ पूरे मतलब ਇਹਨੂੰ पूरा स्फीयर फुल स्फीयर प्लस कैविटी ਨੂੰ ਵੀ स्फीयर ही ਮੰਨਣਾ विद नेगेटिव डेंसिटी। और उस तो बाद बी पॉइंट ਤੇ फुल स्फीयर ਦਾ इलेक्ट्रिक फील्ड ਤੇ कैविटी ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ फुल स्फीयर ਮੰਨਣਾ विद नेगेटिव डेंसिटी, तो ਉਹਦਾ भी इलेक्ट्रिक फील्ड बी ਦੇ निकाल के और दोनों का वेक्टर सम लेना। तो इदा प्रॉब्लम ਨੂੰ फेस करना, फॉलो करना। नाउ इसे कॉन्टेक्स्ट अगर आप गल करिए, देखो हाँ देखो बेटा, हम जो असाइनमेंट सेम है 6A पेज नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 रिपीट ही हो गया वा बेसिकली, वो चेक कर लियो। तो हुन क्वेश्चन की गिवन है स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R has a uniform volume charge density rho, a spherical cavity of radius small b whose center lies at a vector is removed from the sphere। तो आ बेटा एक फुल स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल R है, डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है। हुन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ इस स्फीयर चों, तो मैं रेडियस इस साइड पे नोट कर देना ना, तो इस स्फीयर चों बेटा एक कैविटी, तो आ कैविटी
नेगेटिव डेंसिटी। अच्छा हुण आ सेंटर है पूरे स्फीयर का और जेड़ा इस कैविटी का सेंटर है ओदा पोजीशन वेक्टर बेटा दिता होया ए वेक्टर, मतलब इस कैविटी का जो सेंटर है से ओ डैश, तो उसका पोजीशन वेक्टर है ए। और ये जो स्फीयर है इसका रेडियस है, इसका रेडियस है बी। ਹੁਣ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट विद इन द कैविटी, तो ध्यान दो बेटा जो कैविटी है ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਨੇ ਹਾਂ ਸੇ P ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ P ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ स्फीयर विद कैविटी ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ, फुल स्फीयर वन बॉडी है और कैविटी सेकंड स्फीयर है, और कैविटी जो स्फीयर है ਉਹਦੀ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी माइनस रो है। तो ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ स्फीयर है ਪੁੱਤ अगर वही ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ P पॉइंट ਤੇ ਆ ਵਾਲਾ डिस्टेंस ਅਸੀਂ R मान ਲੈਨੇ ਆ। तो P पॉइंट ਤੇ फुल स्फीयर करके इंटेंसिटी कितनी होनी है, तो P पॉइंट इस पूरे स्फीयर के अंदर है, कंप्लीट स्फीयर के अंदर है। तो जेड़ा स्फीयर S है बेटा ਇਹਦੇ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ਹੁੰਦਾ वॉल्यूम डेंसिटी R 3 एप्सिलॉन नॉट, ਤੇ ਜੇ वेक्टर फॉर्म ਚ लिखना ਤੇ R वेक्टर, तो आ बन गया ਤੁਹਾਡਾ R वेक्टर और आ डायरेक्शन है E S दी। ਹੁਣ अगला पॉइंट समझो बेटा, तो जेड़ा P पॉइंट है वो इस रेड कलर दे स्फीयर दे भी अंदर ही है। तो इस रेड कलर का जेड़ा स्फीयर है जो एक्चुअली कैविटी है पर ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨਣਾ सॉलिड स्फीयर विद नेगेटिव डेंसिटी। तो ये जेड़ा रेड कलर का स्फीयर है ਇਹਦੇ ਲਈ P पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है और ਇਹਦਾ ਆ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ R डैश, R डैश मान लेना। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਹੁਣ बेटा जो कैविटी है रेड कलर दी ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ P पॉइंट ਤੇ इलेक्ट्रिक फील्ड ਕੀ ਹੋਏਗਾ माइनस रो R डैश बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ਹੁਣ बेटा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की होएगा P पॉइंट ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ वेक्टर सम। ਹੁਣ ਜਦੋਂ वेक्टर सम ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ रो 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया बेटा R माइनस R डैश। ਹੁਣ ध्यान दियो आ जो है O डैश P एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल दी तीन साइड्स तीन वेक्टर्स ਨੂੰ रिप्रेजेंट कर रही हैं और ਤੁਸੀਂ ਕੀ देख रहे हैं एक वेक्टर A है, दूसरा R डैश है, तीसरा R वेक्टर है और ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ बेटा A वेक्टर ਤੇ R डैश वेक्टर सेम ऑर्डर च है, R वेक्टर ऑपोजिट ऑर्डर च है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ जो R वेक्टर है दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ A वेक्टर एंड R डैश वेक्टर। तो इसका मतलब R वेक्टर माइनस R डैश वेक्टर इज A वेक्टर। तो इट मींस ਆਪਾਂ इस जगह पे रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट A वेक्टर लिख सकते। अच्छा ਹੁਣ बेटा ਜਿਹੜਾ A वेक्टर है ना वो स्फीयर और गिवन कैविटी ਲਈ ਫਿਕਸਡ है। तो ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ P ਪੁਆਇੰਟ ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਉਹ ਰੋ 3 एप्सिलॉन नॉट A वेक्टर ये चारों ही कांस्टेंट्स है क्योंकि A वेक्टर ਦਾ मतलब है जो सॉलिड स्फीयर है ਤੇ ਜੋ ਕੈਵਿਟੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ तो फिक्स्ड है। तो इट मींस आ चारों कांस्टेंट होने का मतलब है कि इस कैविटी के अंदर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होएगा एट एनी पॉइंट विद इन द कैविटी उसका मैग्नीट्यूड ते डायरेक्शन फिक्स्ड होएगी। तो वो फिक्स्ड होएगी तो जिस कारण करके ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
तो इनू देखो समझ आई तुहानू गल दी अर्शिया गर्ग समझ आई बेटा अर्शिया गुलाटी अंकुर गुरमीन तो बेटा ਆਪਾਂ पूरे सॉलिड स्फीयर चो रेड कलर की कैविटी बाहर कट के कैविटी के अंदर एट एनी पॉइंट जेड़ा एनी पॉइंट पी सिलेक्ट किया उत्ते इंटेंसिटी कड्डी को जेडे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है उन्हां विचों हर फैक्टर फिक्स्ड है मतलब वॉल्यूम डेंसिटी 3 एप्सिलॉन नॉट और ए सारे कांस्टेंट्स है तो इन्हां दी वैल्यू मतलब p पॉइंट इत्थे ले लो चाहे p पॉइंट इत्थे ले लो चाहे इत्थे ले लो a वेक्टर फिक्स्ड है तो ਅਸੀਂ देख रहे हैं टोटल इंटेंसिटी a वेक्टर पे डिपेंड करती है ना कि p पॉइंट की पोजीशन पे तो p पॉइंट चाहे इत्थे ड्रॉ करके सॉल्व कर लो चाहे इत्थे करके फाइनल आंसर च a वेक्टर आ रहा तो a वेक्टर जेड़ा वो फिक्स्ड है तो जिस कारण करके इस कैविटी के अंदर जेड़ा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा वो मैग्नीट्यूड ते डायरेक्शन दोनों च फिक्स्ड है कांस्टेंट है मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और हर जगह पे सेम है ना और ਉਹਦੀ वैल्यू ਜਿਹੜੀ है रो a वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट है ये मीनिंग है पुट ठीक है मानसी और बेटा किसी को डाउट चिराग तो ये एक्चुअली टिपिकल जेईई क्वेश्चंस है तो जे थानू ये कांसेप्ट समझ आ रहा है इट मींस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ एग्जाम ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਕੈਪੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ तो ये टिपिकल जेईई क्वेश्चंस है मतलब ये प्लस 2 च नहीं आने फिर देखो बेटा पेज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 एक्चुअली ਜਿਹੜਾ पेज नंबर 4 ਦਾ सेकंड क्वेश्चन है वो फर्स्ट वाला रिपीट ही होया वा ਹੁਣ पेज नंबर 4 ਦਾ क्वेश्चन नंबर 3 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ स्टेटमेंट पढ़ो a tiny dipole of dipole moment p is placed at distance r from an infinitely long wire with its p vector normal to the wire in the same plane. If the linear density of wire is lambda, the electrostatic force acting on the dipole is given by ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਪੁੱਤ तो सब तो पहला ਤੁਸੀਂ ਆ ਵਾਇਰ ਡਰਾ ਕਰ ਲਓ नाउ इस वायर की लीनियर डेंसिटी लैम्डा ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਈਪੋਲ ਹੈ ਇੱਕ ਡਾਈਪੋਲ ਹੈ बेटा जिसकी डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इस वायर के परपेंडिकुलर है मतलब ਆਪਾਂ डाइपोल मान लेना माइनस क्यू प्लस क्यू तो आ डिस्टेंस ਅਸੀਂ L अज्यूम कर लेना और ये डाइपोल वायर तो कितनी दूर है बेटा r डिस्टेंस पे है तो ये जो डाइपोल है ਇਹਦਾ डिस्टेंस r मान लिया ਸੀ है ना ਹੁਣ इस पॉइंट ਨੂੰ मैं a बोलता ਇਹਨੂੰ b a पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है पुत्र लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r ते b पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस l क्योंकि यार डिस्टेंस बढ़ गया ਹੁਣ डाइपोल मूवमेंट दी डायरेक्शन लेंथ ऑफ वायर दे परपेंडिकुलर है ना ਹੁਣ आ ਜਿਹੜਾ इलेक्ट्रिक फील्ड है पुत्र ਇਹਦੀ डायरेक्शन किधर ਨੂੰ है ਇਹਦੀ डायरेक्शन है इस तरफ और ਇੱਥੇ भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है पर क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो इस नेगेटिव चार्ज ऑफ डाइपोल पे फोर्स लगेगी इस तरफ
फोर्स लगेगी इस तरफ, तो फोर्स लैम्डा क्यू ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, फोर्स लैम्डा क्यू ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस एल। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਟੋਟਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, क्योंकि दो फोर्सेस लग रही है डाइपोल पे और ये दोनों फोर्सेस जो है उधर ऑपोजिट होने करके नेट फोर्स कितनी आएगी, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਆ ਵੀ ਆ फोर्स ज्यादा वा आ घट है, क्योंकि आ पॉइंट नेड़े है तो इंटेंसिटी ज्यादा वा, आ पॉइंट दूर है तो इंटेंसिटी है ना लेसर है, तो फोर्स ਜਿਹੜੀ नेट फोर्स होएगी वो FA माइनस FB होएगी। ਹੁਣ FA और FB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ तो ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ लैम्डा ओवर लैम्डा क्यू ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय r ओवर 1 बाय आ बन जाएगा। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਸੋल्व करना ਤੁਸੀਂ, तो देखो लैम्डा क्यू ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो r into r plus l, तो r plus l minus r आ कटेगा बेटा, q into l डाइपोल मोमेंट आ गई, तो नेट फोर्स की वैल्यू आ गई लैम्डा क्यू l ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। हुन जेड़ा l है ना वो r दे कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल है, तो नीचे l नु इग्नोर कर जाना, तो नीचे आ गया r स्क्वायर ते आ है ql, तो ये आंसर आएगा थोड़ा। तो इस तरह सिलेक्ट करना ऑप्शन लेके कुछ, और फिर बेटा देखो इतना किसी को कोई प्रॉब्लम, चलो फिर देखो बेटा ये आप भी एक बार पर्सनली ट्राई करियो ता फायदा होना इना दा, इस डिस्कशन का अदरवाइज कोई मीनिंग नहीं है। पहला थ्योरी पोर्शन करो फिर ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करो, है ना, फिर फायदा होएगा बेटा थानू। हुन देखो ऑन पेज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3, तो पेज नंबर 1 ਦੇ ਵਿੱਚ आ दो वायर्स है पुत्र, आ जड़ियां दो वायर्स है ये लीनियरली चार्ज डेंसिटी पोजेस कर दियां लैम्डा। हुन वो की कह रहा, द फिगर बिलो depicts two situations in which two infinitely long static line charges of constant positive line charge density lambda are kept parallel to each other, and in their resulting electric field point charge q and minus q are kept in equilibrium between them. Point charges are confined to move in the x direction only. If they are given a small displacement about their equilibrium positions, then the correct statement is, तुम समझ के देखो बेटा, लॉजिकली देखियो, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ, ਇਹ ਚਾਰਜ ਇਸ ਵਕਤ सेंटर ਤੇ है, तो दोनों वायर्स तो बराबर दूरी पे है, दोनों वायर्स की लीनियर डेंसिटी बराबर है, तो इसका मतलब दोनों वायर्स करके ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ नेट फोर्स लगेगी जीरो होएगी। पर जितना ही ਤੁਸੀਂ इस चार्ज को थोड़ा ਜਿਹਾ एक साइड ਵੱਲ शिफ्ट करोगे, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ पॉजिटिव चार्ज इस ਦੇ नजदीक आ गया, तो ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ पॉजिटिव चार्ज आ भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो इन्हें इसको की करना रिपेल, मतलब इन्हें वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे भेजना। पर ड्यू टू इनर्शिया इस चार्ज ने रिपल्शन करके जब वापस इधर आना, इन्हें रुकना नहीं, तो इस साइड पे आएगा। हुन इस साइड पे जब पहुंचना तो अगेन हुन ये इस दे नजदीक हो गया, ये भी पॉजिटिव है, तो इन्हें दोबारा इसको रिपेल करना, इन्हें वापस जाना, तो मतलब ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट करेगा। ते दूसरा
ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਿਆ, तो इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव चार्ज पे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगा देनी है। तो उसका मतलब इस पॉजिटिव चार्ज करके इस नेगेटिव पे जेडी फोर्स लगनी है अट्रैक्टिव, उन्हें इनु फर्दर अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, मींस इन्हें ऑसिलेट नहीं करना, और इन्हें ऑसिलेट करना वा ये एसएचएम होएगा और ये ऑसिलेट नहीं करेगा। तो ये ऑप्शंस तुसी चूज करनियां वा इस स्टेटमेंट च। तो मींस ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਈਲਡ ਵਾਇਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਸਟੇਟ ਚੋਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋ प्लेन शीट्स है, अगर उन्हें किया होगा भी ये दोनों प्लेन शीट्स है, तो बेटा चार्ज चाहे सेंटर ते है चाहे उन्हें साइड ते शिफ्ट कर दियो, तो क्यों? क्योंकि जेड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों प्लेट्स करके है ना, वो हर जगह ते की होता पुत्र सेम, वो डिस्टेंस ते डिपेंड नहीं करता। ਇਹਦਾ मतलब अगर ये चार्ज ਇਹਨਾਂ दोनों प्लेट्स के सेंटर ਤੇ इक्विलिब्रियम ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਇਹ इक्विलिब्रियम ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਈ ਪਲੇਨ ਸ਼ੀਟ ਆਫ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। तो ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪਲੇਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਿਆ तो ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਰਕੇ ਫੋਰਸ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਈ, तो ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज वो डिस्टेंस से डिपेंड नहीं करती। तो जिस कारण करके ये थानू फॉलो करना पएगा, गल नू समझना पएगा। मतलब ये क्वेश्चन आया तो नहीं है असाइनमेंट पर जे आ जाए एग्जाम च तो लॉजिकली किस तरह हैंडल करना कि अगर आ दो प्लेन शीट्स ऑफ चार्जेस है तो एक चार्ज सेंटर ते है, तो ये सेंटर वाला चार्ज इक्विलिब्रियम च नजर आता सानू, पर जे ਆਪਾਂ ਇਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਲੇਟਸ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀਜ਼ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। तो इस कारण करके ये पॉइंट आएगा। तो ये है रिगार्डिंग असाइनमेंट नंबर 6 है ना, तो ये